नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं जो कि चमोली से आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है। बिरही निजमुला मार्ग पर कार अचानक से खाई में जा गिरी और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। संदीप तिवारी डीएम चमोली भी मौके पर पहुंचे हैं। जनपद में लगातार बारिश हो रही है शाम से और काफ़ी ओलावृष्टि भी हुई है। एक गाड़ी गिरने की खबर है निजमुला घाटी में, जिसमें 5 लोग सवार थे जो कि एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। पुलिस, राजस्व और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बारिश और अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में ओलावृष्टि से फसल नुकसान होने की भी खबरें प्राप्त हुई हैं और अलर्ट अगले 3 दिन तक है। तो लोगों से यही अपील है कि जब घर से निकलें तो मौसम को देख के निकलें और मौसम खराब होने पर ट्रैवलिंग अवॉइड करें। और ख़राब मौसम के दृष्टिगत कल सभी आंगनवाड़ी और सभी विद्यालयों में छुट्टी की जा रही है। तो चमोली में सड़क हादसा हुआ है और 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर दुख जताया है और ट्वीट कर लिखा है कि दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिजनों को कष्ट सहने की शक्ति मिले। जिला प्रशासन की टीम राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। तो इस दर्दनाक हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। चमोली में दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर सीएम धामी का ये एक्स पर पोस्ट। देहरादून में आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम हैं और अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 11:30 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम देहरादून पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 11:30 बजे सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून में आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम हैं। अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। देहरादून पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और तकरीबन 1 घंटे के बाद इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचने वाले हैं। और चलिए अब इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ गई हैं देहरादून से। दीपिका, दीजिए जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम धामी का? जी बिल्कुल, देखिए अमित, अग्निशमन सेवा सुरक्षा का जो अभियान है वो 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जितने भी फायर सर्विस के कर्मचारी अधिकारी हैं वो तमाम जो हमारे बड़े होटलियर हैं, चाहे रेस्टोरेंट संचालक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी हैं, उनको किस तरीके से, अगर बाय द वे उनकी कंपनी में आग लग जाती है, रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, तो किस तरीके से उनको मदद करनी है या किस तरीके से उनको आग बुझाने में के प्रयास करने हैं, कितने क्या क्या टूल्स जो है वो होने चाहिए रेस्टोरेंट में, होटलों में या कंपनियों में, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। इसकी ट्रेनिंग जो है इस सप्ताह में दी जा रही है फायर सर्विस के द्वारा। और आज इसी को लेकर एक कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसमें जो फायर सर्विस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो बताएंगे कि अगर कोई ऐसी विकट स्थिति पैदा हो जाती है या जंगलों में आग लग जाती है या फिर किसी बड़ी कंपनी में दुर्घटनावश कोई आग लग जाती है तो इसमें कैसे काबू पाया जाए। वो तमाम तरीके के जो हमारे फायर सर्विस के ब्रिगेड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो किस तरीके से आग बुझाने में का प्रयास करते हैं और लोगों को बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, घबराना नहीं है, ये सभी जो आज ट्रेनिंग है वो दी जाएगी तमाम लोगों को और जागरूक किया जाएगा कि ऐसी विकट स्थिति से कैसे निपटा जाए और किस तरीके से फायर सर्विस जो है कर्मचारी किस तरीके से अपना काम करते हैं। वो चाहे पहाड़ों पे आग लगने का जो वनाग्नि होती है या फिर किसी बड़ी कंपनी में आग लग जाए, तो ये तमाम तरीके के लोगों को जागरूक करने के लिए इन चीजों को लेकर आज एक कार्यक्रम जो है पुलिस लाइन में आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम धामी आ रहे हैं और तमाम जो बड़े बड़े होटलियर हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, कंपनियों के कर्मचारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और ट्रेनिंग लेंगे, उनको जागरूक किया जाएगा। बिल्कुल दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपके पास हम लौट रहे हैं। उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को नई गति मिलने वाली है। तो उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को नई गति मिलने वाली है क्योंकि देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। नई रेल लाइन परियोजना को CRS से मंजूरी मिली है।
नई रेल लाइन परियोजना का स्पीड ट्रायल सफल हुआ है और सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट कर लिखा, बधाई हो उत्तराखंड, ये नई गति नया विकास का प्रतीक है। दिल्ली देहरादून रेल यात्रा की दूरी कम होगी, बचत होगी, विकास की रफ्तार बढ़ेगी और तेज भी होगी। दीपिका भंडारी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी संवाददाता। दीपिका, ये कितनी बड़ी सौगात है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से नई ट्रेनें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का बहुत आभार, उत्तराखंड की जो लोग हैं उनको सौगात जो दी जा रही है उसको लेकर लगातार सीएम धामी उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और एक ऐसी ही नई रेल परियोजना की सौगात जो है उत्तराखंड के लोगों को जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने दी है। देवन रुड़की की एक ट्रेन जो है, नई ट्रेन, उसकी शुरुआत होने जा रही है। उसको CRS से मंजूरी मिल गई है और जो उसका स्पीड ट्रायल था वो भी सफल हो गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए सौगात रहेगी, क्योंकि रुड़की से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर देहरादून की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। लगभग बताया जा रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी जो है दिल्ली से देहरादून के बीच कम हो जाएगी। इसी के साथ देवबंद यूपी से कई लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड में लगातार अपने काम के सिलसिले में, चाहे वैसे ट्रिप पर्यटन के स्थल के देखते हुए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी सौगात रहने वाली है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें, व्यापार की दृष्टि से अगर हम बात करें, या आम जनता जो प्रतिदिन ट्रेन में सफर करती है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दी है। देवबंद से जो रुड़की की जो ट्रेन है उससे दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर दूर हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं समय तो बचेगा ही। और इसी के साथ जो लोग बसों में सफर करते हैं उसमें जो किराया होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में ट्रेन में सफर करने में कहीं ना कहीं सहूलियत जो है वो भी लोगों को मिली है। इसको लेकर के सीएम धामी उन्होंने ट्वीट किया है और केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रेल मंत्री का आभार जताया है कि उत्तराखंड की जनता को उन्होंने एक बार फिर से एक नई ट्रेन की जो सौगात है वो दी है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं ट्रेन की, वो जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका आभार व्यक्त किया गया था। और एक बार फिर से यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की सौगात जो ट्रेन के जरिए मुख्यमंत्री मोदी सरकार ने दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी सहूलियत जरूर देगी। बहुत धन्यवाद आपका दीपिका, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राजभवन में राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के अंतर्गत तैयार की गई शोध पुस्तक आधुनिक परिदृश्य में भारतीय प्राच्य ज्ञान परंपरा राज्यपाल को भेंट की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय प्राच्य ज्ञान परंपरा हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे आधुनिक शोध के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रोफेसर NK जोशी की राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक पुस्तक भी भेंट की है और दोनों के बीच किस तरीके से मुलाकात हुई और यहां पुस्तक भी भेंट की गई है, उसकी भी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रोफेसर NK जोशी की राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट पर छिड़ी बहस के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने BKTC की संपत्ति पर अवैध कब्जे का सवाल उठाया है और काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियों की चिंता कर रही है बीजेपी, लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर भी उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं काजी निजामुद्दीन के बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी शिकायतें होंगी सरकार वहां पर कार्रवाई जरूर करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि सभी को यह समझना चाहिए कि प्रदेश में कानून का राज है और सबको कानून से जीने की ही आदत हो जानी चाहिए। BKTC की जमीनों से कब हटेगा अवैध कब्जा? MLA काजी ने पूछा, धामी बोले ना करें चिंता। वक्फ संपत्ति के साथ BKTC भूमि पर भी दें ध्यान। कांग्रेस विधायक के बयान पर सियासी घमासान। देश में वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर छिड़ी बहस के बीच मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही बीजेपी की मंशा अगर साफ है
तो बीजेपी को बद्री केदार मंदिर समिति की कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराने पर भी ध्यान देना चाहिए। आरोप लगाया कि बीकेटीसी की उत्तराखंड और यूपी में अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा है, लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इन जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। काजी निजामुद्दीन ने सरकार से बीकेटीसी की जमीनों से अवैध कब्जा हटाकर मंदिर समिति को सौंपने की मांग की है, जिससे इन जमीनों का सदुपयोग किया जा सके। अगर वक्फ की ज़मीनों की चिंता करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की भूमि की ओर, जो देहरादून से लेकर रामनगर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने, अमीनाबाद में और तमाम जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ज़मीनें लोगों के अवैध कब्ज़े में हैं, जो मंदिर समिति के पास नहीं है। काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जो इस पर अवैध कब्ज़ा है, जो अरबों रुपए की है। हमारा सरकार से आग्रह है कि उन ज़मीनों से अवैध कब्ज़ा हटवाए ताकि और मंदिर समिति को वो लौटाई जाए, ताकि मंदिर समिति उसका सदुपयोग कर सके। विधायक काजी निजामुद्दीन के बीकेटीसी की जमीनों पर कब्जे के बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी शिकायत होगी वहां सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी समझ लें कि प्रदेश में कानून का राज है और सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियाँ हैं, जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति के पास उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में भी संपत्तियां मौजूद हैं। बद्रीनाथ में 217 नाली और 3 मुट्ठी जमीन, माणा गांव में 133 नाली 8 मुट्ठी जमीन, बामणी गांव में 239 नाली 8 मुट्ठी जमीन दर्ज, ज्योतिर्मठ में 169 नाली, पांडुकेश्वर में 6 नाली 4 मुट्ठी जमीन, कालीमठ में 9 नाली और 11 मुट्ठी जमीन, त्रियुगी नारायण में 7 नाली और 7 मुट्ठी जमीन, देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर में भी बीकेटीसी की जमीनें, यूपी के लखनऊ, फतेहपुर और महाराष्ट्र के बुल्डाना में भी संपत्तियां, कुल मिलाकर 1846.5 नाली और 3,69,312 वर्ग मीटर से अधिक भूमि। कांग्रेस विधायक के मुताबिक इनमें से कई संपत्तियों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा हुआ है या फिर भूमि का विवाद अदालतों में लंबित है। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने सरकार से बीकेटीसी की जमीनों पर भी अवैध कब्जा हटाने पर ध्यान देने को कहा है, जिससे वक्फ संपत्तियों की चिंता के पीछे बीजेपी की मंशा स्पष्ट हो सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, अशोक कुमार और रुड़की संवाददाता राव सरवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब खबर है पौड़ी से, जहां चारधाम यात्रा मार्ग पर मंदिरों के पोस्टर के साथ पान मसाला का विज्ञापन लगाया गया, जिससे लोग भड़क उठे। मामला कोटद्वार लेंसडाउन मार्ग का है, जहां तानसेन पान मसाला और उत्तराखंड के 4 धामों की फोटो उसके ऊपर है। इसे देख युवा नाराज हो गए और उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए। युवाओं का कहना है कि हमारे चारों धामों का विज्ञापन में कंपनी इस्तेमाल कर रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के तीर्थ स्थलों का नाम उपयोग करके पान मसाला यहां पर बेच रहे हो। इस पान मसाला वाली कंपनी को क्या शर्म नहीं आती है कि ऐसे जो है हमारे चारों धाम जो विश्वविख्यात है, विश्व में जो लोग जो है यहां पर दूर दूर से आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और वहां पर आप जो है पान मसाला बेच रहे हो इन धामों के नाम पर। साथियों, ये उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड में हम ये चलने नहीं देंगे। एक तो हमारी जमीनें, जंगल, ये सब आप बेच खा रहे हो। सरकारें लगातार बाहर के लोगों को यहां पर जो है हर सामान बेच रही हैं, लेकिन साथियों अब अगर हमारे 4 धाम इनके साथ ऐसा हुआ और पान मसाला हमारे जो है 4 धामों के नाम पर बेचे गए, तो साथियों ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक स्थित डांडा गांव आज भी 21वीं सदी में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज तक ये सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया, जबकि साल 2004 में ही शासन से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आज भी कुर्सी या चारपाई का सहारा लेना पड़ता है, जो बेहद जोखिम भरा और दर्दनाक अनुभव होता है।
उत्तराखंड में डेंगू रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार कर कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर डेंगू संभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को भी डेंगू मरीजों के आंकड़े IDSP पोर्टल पर दर्ज कराने होंगे, जिसकी मॉनिटरिंग संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। जन जागरूकता अभियान को तेज करने के लिए विभागीय कार्मिकों के साथ ही वॉलंटियर्स की टीम भी घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करेगी। और अब खबर है टिहरी से, जहां बड़ी संख्या में श्रम कार्ड रिन्यू हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की कार्यालय में भीड़ लग रही है, टोकन देकर रिन्यूअल हो रहे हैं। श्रम कार्ड धारकों के लिए कार्ड विभाग ने रोस्टर भी जारी किया है। 12,000 के करीब श्रम कार्ड रिन्यूअल कर दिए गए हैं। 12,000 से ज़्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड तो 36,000 है और जो एक्टिव रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ जिनके रिन्यूअल हैं और एक्टिव हैं वो 12,000 के आसपास है करीब। आजकल हमारे श्रम विभाग में न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहे हैं, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, या तो WFC से होंगे या हमारे यहाँ CSC से होंगे। आजकल हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें रिन्यूअल हो रहे हैं और लोगों की फैमिली डिटेल्स चढ़ाई जा रही हैं, बच्चों के नाम चढ़ाने या फिर नॉमिनी चढ़ाने, ये सब काम हो रहा है। जिसके लिए एकदम से ज़्यादा लोग ना आ जाए, हमने रोस्टर जारी किया हुआ है, पूरे हफ्ते का रोस्टर जारी किया हुआ है। एक एक ब्लॉक को हम बुला रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सिंह द्वार के पास बारातियों से भरी बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते बवाल मच गया। बस और कार सवारों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट होने लगी। इस मौके पर जमकर लात और घूंसे चले, थप्पड़ और गाड़ियों के बीच सड़क अखाड़ा बन गई। हंगामे में कई लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख मौके पर पहुंची ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। अभी एक बारात और एक गाड़ी की टक्कर हुई। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारातियों से भरी बस और कार के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। हंगामा और मारपीट में कई लोग जो है वो इस दौरान घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी बस और कार के बीच में ये टक्कर हुई है। हरिद्वार सिडकुल की किरबी कंपनी में बवाल हुआ है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। कुछ स्थायी कर्मचारियों को अचानक से नौकरी से निकाले जाने पर रात की शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स ने भी विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है और काम पर जाने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की साफ मांग है कि बिना कार्ड निकाले गए साथियों को वापस नौकरी पर लिया जाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। मैं किरबी बिल्डिंग सिस्टम में काम करता हूँ 16 साल से। हमारा पहले तो यहाँ से ट्रांसफर मारा गया हैदराबाद के लिए, जो कानून में लिखा हुआ नहीं कि हम प्राइवेट जॉब में हैदराबाद जाए, लेकिन हम इनकी बात मान के श्रम विभाग पहुंचे। श्रम विभाग पहुंचने के बाद हमने इनकी बात मानी कि चलो 1-2 सप्ताह के लिए हम चले जाएंगे। आने के बाद अब हमारे सस्पेंड मार दिए और हमारे पीछे जब यहाँ से ट्रांसफर मारा गया तो हमारे पीछे बदमाश लगाए गए। हम जब 9 तारीख में यहाँ पे पहुंचे दोबारा, तो वही बदमाश कंपनी के अंदर थे। हमने सबको जो अपना यहाँ पे देखते हैं VP साहब, HR में धीरेन्द्र चौहान, अभी चौहान, उनको बोला सर ये बदमाश हमारे पीछे लगाए थे, आज फिर हमारे पीछे है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर हमें बदमाशों पे धमकाया उन्होंने, तो हमारे सब लड़के खड़े हो गए। उसने बोला ये तानाशाही नहीं चलेगी, तो आज उन्होंने हमें फिर सस्पेंड निलंबित कर दिया यहाँ से। मैं 2008 से किरबी कंपनी में काम करता हूँ और अंदर जो हमारे पर्सन हेड है अमित चौहान और धीरेन्द्र चौहान हमारे वर्करों सबको पूरा प्रेशर दे रहे हैं वर्करों को, क्या तो काम करो नहीं घर जाओ। हमारे लड़कों ने मांग रखी थी कि हमारे लड़कों को अंदर लाओ, हमें किसी बिना नोटिस के हमें बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया आज बिना किसी कारण के। हमने DLC के आदेश में भी हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया और हमें बिना बेकसूर बेवजह किसी तरह हमें उन्होंने निलंबित किया। अब हम कहाँ जाए? हरिद्वार के मुख्य राजमार्ग पर शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के नशे में चूर महिला ने 20 सड़क पर तांडव मचाया। राहगीरों का रास्ता रोककर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क से गुजर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। हंगामे के बीच महिला को एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठाकर मौके से ले गई।
रुड़की के शेरपुर क्षेत्र से सामने आई हैं हैरान कर देने वाली तस्वीरें। यहां उत्तराखंड सरकार की गाड़ी पर खुलेआम आतिशबाजी की जा रही है। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी पर आतिशबाजी के नजारे देख हर कोई दंग है, हैरान है। मामला वायरल वीडियो के जरिए सामने आया, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। अब देखना एक्शन लेता है। खबर जसपुर से है, जहां विधायक आदेश सिंह चौहान ने नशे में हो रही हत्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीते कुछ दिनों के आंकड़े भी पेश किए और ऊधम सिंह नगर को उड़ता पंजाब की मिसाल दी। अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक ने कहा कि 3 साल पहले उन्होंने तत्कालीन एसएसपी और डीएम से क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर शिकायत की। इस पर अंकुश लगाने की मांग भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा ये तत्कालीन जो एसएसपी और डीएम का कारोबार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया गया, लेकिन उस टाइम के अधिकारियों ने इसको अनसुना किया और मैंने बीच में मुद्दों कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज जसपुर क्षेत्र में पहले चोरी डकैती हो रही है और आज चैन स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन आज वो हत्याओं में तब्दील हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल मैं मानता हूं कि प्रशासन ने ये तीनों घटना घटी, उनके कातलों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, लेकिन वजह क्या है कि हम उनको जीवित ला पाएंगे? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन हत्याओं को कैसे रोकें। और अब खबर है विकासनगर से, जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बरोटीवाला गांव में 1 महीने पहले चोरों ने दिन दहाड़े घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस अभी तक बदमाश का पता नहीं लगा पाई। आपको बता दें कि पीड़ित के घर से बदमाशों ने लाखों रुपए के गहने नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। सरिया लगा के तोड़ना चाहा तो मैं खोलने के मजा आ गए, ये सारा इसमें तो लोकल खाली कर दिया मेरा। मार्च को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह 11:30 बजे मैं मंदिर गया था, 3 बजे वापसी आया तो घर में मेरे सब कुछ लूट रखा था। ताला तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, गहने चोरी हो गए। 5.5 तोले करीब मेरी घरवाली के जेवर था, कड़े थे, सेट था और पायल थी। 3,55,885 रुपये जो नकदी थे, मैंने लोन कराया था अभी 2-3 मार्च को मैं लेके आया था पैसे घर पे, और उसके बाद अभी तक आज 26 दिन हो गया सर। पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, लगे हुए हैं। एसएसपी महोदय तक होके आ गया मैं, उन्होंने फ़ोन करा कि हाँ जी लगे हुए हैं। ऐसा क्या लगे हुए हैं? कि इस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई इस पर भी चली रही है। हमारी टीमें बाहर भी गई हुई है, इस पर एक टीम हमारी बाहर गई हुई है इसी पर, और इसको हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि पिस्तौल भी लाइसेंसी थी वो, तो उस पर भी हम लोग दिखवाएंगे कहाँ पर कहीं और इसका कोई गलत इस्तेमाल भी ना हुए। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, पुराने जो चोर हैं उनको भी तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की चोरी या घटनाओं का अंजाम दिया है, तो इस पर बहुत जल्द हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अभी एग्जैक्टली संदिग्धता तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो भी, उसमें भी इस प्रकार का कोई डिजिटल एविडेंस हमें प्राप्त नहीं हो पाया, वहाँ CCTV से कवरेज भी नहीं है, तो दिखवाते हैं। अभी बहुत जल्द उम्मीद है कि उस पर भी हमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए, जितनी भी इधर इस बीच चोरियाँ हुई हैं, इस बीच हमारी लगभग 3 केस हो चुके हैं। इन तीनों ही केस पे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज हम सफलता प्राप्त करेंगे। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते ये अलर्ट जारी हुआ है। अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान इसमें जताया गया है। 20 अप्रैल तक हल्की बारिश के आसार हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। 20 अप्रैल तक हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग की ओर से ये रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते अलर्ट जारी हुआ है। अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान इसमें जताया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि 20 अप्रैल तक हल्की बारिश हो सकती है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए।